नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं डेली यूम ऐप से भी और यूट्यूब के द्वारा भी। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब कब आई और कौन कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है ना। तो इससे पहले हम थोड़ा सा और बैक चलेंगे। पहले मुदालियर आयोग, सबसे पहले तो आजाद भारत के बाद कौन सा कमीशन आया था? राधा कृष्णन कमीशन, जिसे हमने विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना है, 1948 में। उसके बाद 1952-53 में आया था मुदालियर आयोग, जिसके लक्ष्मण स्वामी मुदालियर उसके अध्यक्ष थे कमेटी के। ठीक है जी। उसके बाद आया कोठारी आयोग, बीएस कोठारी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी आयोग, 1964-66 तक ये आपका आयोग चला। इसके बाद हमारे पास जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई वो आई 1968। 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति आई 1986। पहले 68 में, फिर 86 में, और फिर आई 1992, 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से, पीओए, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से ये आई। इसी में ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी इसी में इसमें सुधार किया गया, लेकिन ये 1992 में आई। और इसके बाद अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019, एक शिक्षा नीति अभी हाल फिलहाल में ही पिछले 5-6 महीने पहले कभी रिलीज हुई है, जिसमें बहुत सारी शिक्षा के बारे में चर्चा की गई है कि प्राथमिक शिक्षा कैसी होगी, माध्यमिक शिक्षा कैसी होगी, टीचर्स ट्रेनिंग किस तरह की होगी, यूनिवर्सिटीज में टीचर किस तरह के रखे जाएंगे, बीएड वाले बच्चे किस तरह के होंगे, बीएड वालों को किस किस तरह के क्या क्या काम कर, काफी सारी चीजें उसमें डिस्कस की गई है कि टीचर्स का क्या रोल होगा, स्टूडेंट्स का क्या रोल होगा, समाज का क्या रोल होगा, किस प्रकार की टेक्नोलॉजीज क्लास में यूज की जाएंगी, वो सभी चीजें उसमें लिखी गई है। परंतु आज हम करेंगे 1968 की जो सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। देखिए, जब हम इसे समझने की बात करते हैं तो हम लोगों ने कल भी लिखा था कि 29 जून 1966 को कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, और उसके ठीक 9 महीने बाद एक और संसद में जब सत्र हुआ तो संसद में यह निर्णय लिया गया कि हम लोगों को इसके ऊपर और काम करने की जरूरत है। यानी कि ये जो हमारा 5 अप्रैल 1967 को इस पर निर्णय लिया गया। 5 अप्रैल 1967, 5 अप्रैल 1967, 1967 को एक संसद में, हमारी भारतीय संसद में यह निर्णय लिया गया कि इसके ऊपर और ज्यादा भी जो कोठारी आयोग ने जो अपने सुझाव दिए हैं उनके ऊपर कार्य करने की जरूरत है। और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया, जो कि संसदीय कमेटी थी, संसद के ही लोग उसमें शामिल थे। और उन लोगों को यह निर्देशित किया गया कि कोठारी आयोग ने क्या क्या सिफारिशें दी हैं, उन्हें किस प्रकार लागू करना है और कितनी लागू हो चुकी है, किस तरह से उसमें क्रियान्वयन उसका करना है, एग्जीक्यूट करना है, उन सब चीजों के ऊपर काम किया जाए। और इस कमेटी का जो गठन हमने किया था वो किया था 5 अप्रैल 1967 को इसका गठन किया गया था। और इसके बाद इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट एक प्रस्तुत की थी वो 24 जुलाई 1968 को, 24 जुलाई 1968, 24 जुलाई 1968 को एक इन्होंने अपनी शिक्षा नीति के रूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि क्या क्या चीजें हमें किस किस प्रकार से करनी है। इसी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ हमने इसके कौन कौन से एलिमेंट्स थे, किन किन चीजों पर इन्होंने काम किया है, उन्हीं के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो हेडिंग डालकर लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की मुख्य सिफारिशें या बेसिक एलिमेंट्स, मूलभूत तत्व या विशेषताएं, या उनके द्वारा जो जो कार्य किया गया, कार्य क्षेत्र, ये भी आप लिख सकते हैं, या उनके उद्देश्य, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम आपसे पूछी जाती है कि 1968 की जो शिक्षा नीति थी उसमें क्या क्या कार्य किए गए, क्या उसके उद्देश्य थे, क्या उनकी सिफारिशें थी, किस प्रकार लागू की गई, क्या उनकी विशेषताएं हैं, तो वो सारी चीजें सेम ही होंगी। लिख लीजिएगा, आप नंबर 1 पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट डालकर लिखिएगा, एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। लिखिएगा, शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय है। नंबर 1, शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय, यानी शिक्षा बच्चों को ऐसी दी जाए जो हमारे राष्ट्र के लिए उपयोगी हो, क्योंकि राष्ट्र का विषय है, राष्ट्र को तरक्की की ओर ले जाने का विषय है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम अपने राष्ट्र को कितनी भी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। यदि हम विदेशों की बात करें, जितने भी सुपर पावर कंट्रीज हैं, है ना, जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, वो अभी उनसे सीखने का प्रयास कर रही है ना, क्योंकि उन लोगों ने मात्र एक शिक्षा ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा वो यहां तक पहुंचे हैं। जापान, अमेरिका,
यूके, ये सब चीज क्यों इतने डेवलप क्यों है? क्योंकि वहां पर शिक्षा बहुत अच्छे ढंग से दी जाती है और हम लोग भी उनका कहीं ना कहीं अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस समय भी हम लोगों ने कोशिश की है कि हम किस प्रकार अपनी शिक्षा को बेहतर बनाए ताकि हम और अच्छा प्रदर्शन कर सके। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखिएगा। शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्य तथा केंद्र सरकारों पर, जो कि मुदालियर आयोग ने और कोठारी आयोग ने दोनों ने ही कहा था, वो इन्होंने लागू कर दिया। शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त की व्यवस्था राज्य तथा केंद्र सरकार पर की गई। नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग, शिक्षा पर केंद्रीय बजट 6% तक कर दिया गया, जो कि अभी आपको बताया गया था कि कोठारी आयोग ने इसकी सिफारिश की थी कि जो बजट है वो बढ़ाकर 6% कर दिया जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कल हमारी जून क्लास में भी बात हुई थी जब कि जो उस समय में 1965 में जो ये बात कही गई थी कि 12%, 12 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से जो हमने बजट तय किया है वो आने वाले 10-20 साल में उसे बढ़ाना पड़ेगा, प्रत्येक वर्ष हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में वो लगभग 54-55 रुपए प्रति छात्र के हिसाब तक पहुंच जाएगा। तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा का बजट कम से कम 6% किया जाए, जिससे शिक्षा में और ज्यादा सुधार किया जा सके। तो केंद्रीय बजट इन्होंने 6% करने की बात की थी और वो इसे लागू कर दिया गया। नेक्स्ट लिखिएगा, पूरे देश में 10+2+3, 10+2+3 यानी शिक्षा की जो स्ट्रक्चर है उसे 10+2+3 यानी 10 साल तो कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के लिए, 2 साल माध्यमिक शिक्षा के लिए और 3 साल ग्रेजुएशन के लिए, इसकी सिफारिश उन्होंने पूरी तरह से लागू करने की बात की थी। और ये भी आप लोगों को बता दूं, कल हम लोगों ने जो कोठारी आयोग जो किया था, कोठारी आयोग में उन्होंने बताया तो यही था लगभग, लेकिन उन्होंने अपना स्ट्रक्चर 10+2+3 का नहीं दिया था। 1968 में सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को लाया गया, 10+2+3 को, इसे फॉलो करने के बारे में बात की गई कि इसे इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। यानी कक्षा 10 तक 10 क्लास, उसके बाद 2 वर्ष और उसके बाद 3 वर्ष ग्रेजुएशन यानी कि 3 वर्ष की कर दिया है। लागू नहीं हुई थी 1968 में, परंतु इन्होंने अपना स्ट्रक्चर दिया था कि शिक्षा का स्ट्रक्चर, शिक्षा की संरचना ये होनी चाहिए। ठीक है जी, 10+2+3 की संरचना लागू की जाएगी। नेक्स्ट लिखिएगा, निशुल्क एवं 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। यानी 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी जरूरी है, जो कि गांधी जी ने 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कही थी। गांधी जी की हमने जब बेसिक शिक्षा की थी तो उसमें भी बात की गई थी। उस शिक्षा को तब से लेकर अब तक फॉलो करने के बारे में बात चल रही थी और कुछ ना कुछ उसमें इंप्लीमेंट भी किए जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की। हमने सर्व शिक्षा अभियान भी लिखा था, यदि हम उसकी भी बात करें तो उसमें भी हम लोगों ने ये चीज लिखी थी कि हमारे भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान है आर्टिकल 45 में। ठीक है जी, इसके बाद लिखिएगा, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार किया जाएगा और उसकी उन्नति के लिए और भी कार्य किए जाएंगे। फिर लिखिएगा, माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र, माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र, वंदना ने पूछा था त्रिभाषा सूत्र, मैंने बताया था कि हम आगे डिस्कस करेंगे। 1968 में ही त्रिभाषा सूत्र, ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कई बार हमें इंग्लिश में भी लिखा आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। शॉर्ट क्वेश्चन में 99% तक पूछा जाता है कि त्रिभाषा सूत्र क्या है। तो इसमें समझने की बात है, बिल्कुल नाम से ही क्लियर है, भाषा 1, भाषा 2 और भाषा 3, त्रिभाषा, जहां 3 भाषाओं का प्रयोग हो, त्रिभाषा सूत्र। हिंदी हमारी मातृभाषा थी, अंग्रेजी जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, बताई गई थी, भारत में फॉलो करने के लिए कहा गई थी, लेकिन कुछ जगह फॉलो नहीं होती थी, तो उन्होंने कहा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को फॉलो किया जाए और इसके साथ साथ एक रीजनल या क्षेत्रीय भाषा जिसे हम कहते हैं, कि जिस भी क्षेत्र में जिस तरह की भाषा बोली जाती है, यदि तमिलनाडु की हम बात करें तो वहां पे तमिल बोली जाती है, तो उसे फॉलो किया जाए। ठीक है जी, कन्नड़ बोली जाती है, जो भी लैंग्वेज जिस तरह की, जहां जिस तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, भारत के जितने भी रीजनल या एरिया है, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी की लैंग्वेज को फॉलो किया जाए। हिंदी और इंग्लिश सभी जगह फॉलो की जाए, क्योंकि हिंदी मातृभाषा है और कुछ जगह जहां पर मातृभाषा नहीं भी है वहां पर उनकी क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ हिंदी को फॉलो किया जाए। यानी हिंदी इंग्लिश कंपलसरी और उसके साथ क्षेत्रीय भाषा, हम ये कह सकते हैं कि इन 3 भाषाओं पर उन्होंने मुख्यतः बल दिया, क्षेत्रीय भाषा और हिंदी और इंग्लिश, ये 3 भाषाओं पर इन्होंने बल दिया, इसे इन्होंने त्रिभाषा सूत्र कहा। ये सबसे पहले 1968 वाली जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी इसमें कहा गया था। कई बार ये प्रश्न भी वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है कि 10+2+3 का फॉर्मूला कब दिया था,
1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। कई बार पूछा था त्रिभाषा सूत्र कब दिया था, किसने दिया था, तो 1968 में। ठीक है बच्चों, तो यही हम लिखेंगे। इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, भारतीय भाषाओं का विकास किया जाएगा। भारतीय भाषा कौन सी थी, हिंदी भाषा, उसका विकास किया जाएगा, उसे ज्यादा से ज्यादा फॉलो करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर जबरदस्ती अंग्रेजी भाषा थोपी थी उसे इग्नोर करके इंग्लिश को फॉलो करना है, परंतु इतना फॉलो नहीं करना कि हम अपनी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा को ही भूल जाए, उसे हमें प्राथमिकता देनी है। नेक्स्ट, सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की या छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाएगी। अध्यापक सभी प्रशिक्षित होंगे। तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाएगा, यानी कि तकनीकी के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए, टेक्नोलॉजी की शिक्षा पर बल दिया जाए, इंजीनियरिंग हो गया, है ना, बच्चों को मेडिकल हो गई, इन सब चीजों के ऊपर फोकस किया जाए। और एक व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा, इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेना, इनके ऊपर बल दिया गया। पाठ्यक्रमों में सुधार होगा, शिक्षण विधियों में सुधार होगा, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार होगा, परीक्षा प्रणाली में सुधार होगा। ये कुछ हमने 10-15 पॉइंट लिखे। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इन लोगों के द्वारा दिए गए सुझाव या इनका कार्य क्षेत्र था, जिनके ऊपर इन्होंने पूरी तरह से काम किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतनी ही थी। इसके यदि हम गुण की बात करें कि इसमें क्या क्या गुण थे, तो गुण भी यही थे सभी, कि इन्होंने 10+2+3 का फॉर्मूला दिया, त्रिभाषा सूत्र दिया, अध्यापकों के प्रशिक्षण के बारे में बात की, ठीक है ना, जो छात्र छात्राएं जो प्रतिभाशाली छात्र छात्र हैं उनकी पहचान कर उन्हें छात्रवृत्ति की योजना की जाए, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार किया जाएगा, पाठ्यक्रम में सुधार किया जाएगा, है ना, तो यही सारे इनके गुण भी थे। और यदि दोष की बात करें तो इसमें कोई एक दो दोष आप जबरदस्ती निकालना चाहते कि 10+2+3 को बताया तो गया परंतु उसे लागू नहीं किया गया, वो लागू नहीं हो पाया था, ये आप लोगों को मालूम होगा। 1986 जो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें 10+2+3 का फॉर्मूले को लागू किया गया था। सिफारिश उन्होंने दे दी थी लेकिन लागू नहीं हुआ था, तो ये हम निकाल सकते हैं, एक दोष निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप दोष निकाल सकते हो कि त्रिभाषा सूत्र, जिसमें हिंदी को उन्होंने जबरदस्ती कर दिया जबकि कुछ राज्यों में नहीं बोली जाती थी और कहीं ना कहीं एक समस्या का विषय बन गई थी, तो ये दो चार आप इसमें निकाल सकते हो दोष। बाकी इसमें ये दो दोष लिख दो तो भी चलेगा। बाकी इसमें सभी अच्छे गुण थे कि इन्होंने आजादी के बाद एक ऐसी शिक्षा नीति को फॉलो करने का प्रयास किया था कि जिसमें कुछ अच्छा किया जा सके, और इसमें मुख्यतः माध्यमिक शिक्षा में ही त्रिभाषा सूत्र के बारे में उन्होंने बल दिया था। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। बहुत भारी विषय, बहुत भारी कॉन्सेप्ट नहीं है। 1968 आज हम लोगों ने किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप लोग इसी तरह YouTube वीडियोस देखते रहें। आपके जो बीएड के और भी अन्य, चाहे वो किसी भी कॉलेज से हो, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को भी ना दिखाएं, कोई भी किसी भी कॉलेज से आप लोग किसी को भी भेज सकते हो। लिंक शेयर करो, आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करो ताकि बच्चे अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सके। आप सभी रेगुलर देखो और जितना ज्यादा आप लोग जूम ऐप से जुड़ सकते हो उतना जुड़ने का प्रयास करो। बहुत बहुत